गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुपिंग, ये टॉपिक्स आपको मैंने क्लियर किए थे। और जैसा हम लोगों को पता है कि ब्लड ग्रुपिंग जो है वो एंटीजन के अकॉर्डिंग की जा सकती है, जिसमें आरबीसीज के ऊपर अगर एंटीजन ए पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं, और इस समय जो एंटीबॉडी होती है ब्लड में वो बी होती है। इसी तरीके से अगर एंटीबॉडी बी एंटीजन बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। और अगर ए और बी दोनों एंटीजन्स पाए जाएं तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और अगर कोई एंटीजन ना हो तो उस केस में ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। इसी को हम लोग जेनेटिक टर्म्स, जेनेटिकली भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा हमें पता है कि जीन्स कंट्रोल करते हैं किसी भी करेक्टर को, और हर जीन के लिए दो एलील्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग भी अगर एक करेक्टर है तो उसके लिए जो जीन्स के जो एलील्स होंगे उन्हें हम लोग कैपिटल आई आई से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आई ए दोनों एलील्स मतलब होमोजाइगस हुए तो ब्लड ग्रुप ए होगा। पर अगर ये हेटेरोजाइगस ए हुआ, हेटेरोजाइगस ए का मतलब है आई, तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। इसी तरीके से अगर होमोजाइगस बी हुआ, मतलब आई बी, तो ब्लड ग्रुप बी है। हेटेरोजाइगस बी हुआ मतलब आई, तब भी ब्लड ग्रुप जो है वो बी रहेगा। पर अगर कोई इंडिविजुअल के अंदर एलील्स हैं आई बी, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। और अगर किसी इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुपिंग के लिए एलील्स हैं सिर्फ आई, तो उस केस में उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम लोग एक क्रॉस आपको समझा रहे हैं, फिर चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको करके मुझे बताना है। हमने एक इंडिविजुअल लिया है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। अब ए बी का मतलब है जरूर आई बी रहा होगा, और उसका जो क्रॉस है वो करवाया जा रहा है एक ऐसे इंडिविजुअल से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। अब ओ के लिए तो एक ही कंडीशन हम लोगों को पता है, आई। दोनों को क्रॉस कराना है, मतलब कि दोनों के सबसे पहले तो आपको गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। आई बी से दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक आई ए और दूसरा बनेगा आई बी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है जिसका, उससे दोनों गैमेट्स एक जैसे बनेंगे, आई। अगर आई ए दूसरे वाले के एक आई के साथ में क्रॉस करे तो आई बनेगा। फिर ऐसे ही दूसरे आई के साथ भी कर जाए तब भी आई। ऐसे ही आई बी जब पहले आई के साथ करेगा तो आई, और दूसरे आई के साथ करेगा तब भी आई। जो आई है ये है तो हेटेरोजाइगस, पर ब्लड ग्रुप इसका ए होगा। ऐसे ही आई ये भी हेटेरोजाइगस है, और इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। तो ऐसे करके अगर हम लोग फिनोटाइप निकालें तो 2:2 आएगा आंसर, मतलब 1:1। मतलब चार में से दो का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस ए होगा, दो का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस बी। ठीक है, तो शायद आई थिंक ये मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्रॉस परफॉर्म करना है और मुझे बताना है कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ क्या आएंगे। कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में
फिनोटाइप और जीनोटाइप। कनिका ने सॉल्व भी कर दिया है बच्चों। वन इज टू वन ये आएगा। इसी क्वेश्चन को घुमा के तुमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कितने परसेंट प्रोजनीज या ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप ए होगा। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अगर वो पूछ लेता है कि कितने परसेंट प्रोजनी का ब्लड ग्रुप ए होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, कितना परसेंट? 50% आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्रॉस करके बताओ। सेकंड क्रॉस में क्या आ रहा है? फिनोटाइपिक या और जीनोटाइपिक रेशियो। जी बिल्कुल, फिनोटाइपिक रेशियो इसमें 1:1 ही आएगा। चार में से दो तो आएंगे आपके IA और दो आएंगे IA IB। मतलब कि चार में से दो बच्चों का ब्लड ग्रुप तो होगा ए और दो बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा AB। तीसरा क्रॉस करके बताओ। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियोज कमेंट करना। थर्ड वाले में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियोज आपको कमेंट करने हैं। क्या हुआ बच्चों, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये। कनिका और प्रियांशी ने फिनोटाइपिक रेशियो कमेंट कर दिया है। सही जवाब है 3:1। मतलब चार में से तीन का ब्लड ग्रुप बी होगा
और एक का ब्लड ग्रुप होगा ओ। जीनोटाइपिक रेशियो कमेंट करो। बच्चों काफी टाइम लग रहा है। तो फिर मैं अब बच्चों आंसर कमेंट कर रहा हूँ। जीनोटाइपिक रेशियो आप लोगों में से किसी का जवाब नहीं आया मेरे पास। जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो यहाँ पर आएगा 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। एक तो होगा IB जो कि प्योर होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी है। दो है IBI जो कि हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप बी है। और एक है आपका II जो कि आपका ब्लड ग्रुप ओ, होमोजाइगस है ब्लड ग्रुप ओ। चौथा वाला परफॉर्म करो जल्दी से। फिनोटाइप और जीनोटाइप कमेंट करना है चौथे वाले का। ठीक है, कनिका और शौर्य ने कमेंट किया है 1:2, 2:1। और यही इसका जीनोटाइपिक रेशियो भी है। चार में से एक आपका होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए है, IA। दो आपके ब्लड ग्रुप AB, IA। और एक आपका होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी मतलब IB है। तो ये अपना टॉपिक हुआ ब्लड ग्रुपिंग वाला। चैप्टर में आगे चलते हैं और आगे जो अपने पास में हेडिंग है वो हेडिंग है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा कि जब जरूरत पड़ने पर किसी एक बॉडी से लिया हुआ ब्लड किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है तब हम लोग इसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। जो सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था वो किया था डॉक्टर जीन बैप्टाइस्ट डेनिस ने, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर थे। जून 15, 1667 इन्होंने एक भेड़ जो थी उसका ब्लड एक 15 साल के लड़के को चढ़ाया गया था, ट्रांसफर किया गया था। उसके 10 साल बाद एनिमल्स जो हैं उनका ब्लड ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसफ्यूज करने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो मारे जा रहे थे।
जो हमारा इकोलॉजिकल लेवल्स थी, इकोसिस्टम था, ट्रॉफिक लेवल्स जो थी वो डिस्टर्ब हो रही थी बुरी तरीके से, तो इस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन किन कंडीशंस में, मोस्टली किन किन कंडीशंस में किया जाता है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो पहली तो है जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, इंजरी, किसी भी एक्सीडेंट, चोट के दौरान जब ब्लड लॉस हो गया हो, तब ब्लड जो है उसका ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। दूसरा, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है, ये अगर हम लोग प्रॉपरली खाते पीते नहीं हैं उस वजह से भी हो सकती है। तीसरा, जब सर्जरी, जब कोई ऑपरेशन होता है तब शरीर को काटा फाड़ा जाता है, उस केस में ब्लड लॉस काफी होता है, इस समय उस टाइम भी ब्लड जो है उसका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। चौथा, जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, ये आपने देखा होगा डेंगू के अंदर, डेंगू जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, उस केस में बहुत कॉमन है जो पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड जो है चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बीमारियां हैं जैसे कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के अंदर जो हमारी बोन मैरो होती है वो ब्लड बनाना बंद कर देती है, तो उस केस में कुछ हफ्तों के अंदर ही शरीर को ब्लड की जरूरत पड़ने लगती है क्योंकि नया ब्लड तो बन नहीं रहा है। अगला केस सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी मरने लग जाते हैं, तो इस केस में भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे केसेस हैं, पर ये कुछ आपके एक्सट्रीम, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं जो दिए गए हैं, ये हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब सिर्फ ब्लड को चढ़ाना, मतलब जो रिसीवर है सिर्फ उसे ब्लड देना नहीं है, जो डोनर है उससे ब्लड निकालना भी तो पहले पड़ेगा, है ना, तो पहले ब्लड निकालना भी पड़ेगा। तो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, एक तो ट्रांसफ्यूजन है और उससे पहले है ब्लड कलेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो डोनर आपका आया है उस डोनर का कंप्लीट हेल्थ इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब उसका वेट कितना है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको पिछले कुछ महीनों में बुखार या फिर कोई ऐसी परेशानी तो नहीं थी, है ना, डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है, और मतलब इस तरह उसमें ब्लड में प्लेटलेट्स तो कम नहीं है ना, ये सब चीज जो है क्या की जाती है, ये सारी चीजें जो है सबसे पहले चेक की जाती है, उसका हेल्थ इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर जब हेल्थ इंस्पेक्शन हो जाता है तो कैन्युला, जो सुई, जो मोटी सी एक सुई होती है जिसमें ट्यूब लगी होती है, कैन्युला की हेल्प से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है एक स्टेरलाइज्ड एंटी कोगुलेटिंग पाउच के अंदर। स्टेरलाइज का मतलब है जो कि जर्म फ्री हो। भाई अगर उस पाउच में जिसमें ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जर्म्स हुए तो ब्लड कलेक्ट करने का तो कोई फायदा नहीं होगा, वो ब्लड तो अब आप किसी को दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो ब्लड तो आपका खराब हो गया, उसमें जर्म्स आ गए, बीमारी हो जाएंगी जिसको आप दोगे। तो एक तो स्टेरलाइज्ड हो और दूसरा एंटी कोगुलेटिंग का मतलब होता है कि कहीं खून जम ना जाए, उस पाउच में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देते, जबकि आपने देखा होगा नॉर्मली चोट लगती है ब्लड कुछ देर तक बाहर आता है फिर अपने आप जो है बंद हो जाता है, तो ऐसे ही जब ब्लड आपके शरीर से किसी पाउच में कलेक्ट किया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसके जमने से रोकने के लिए उस पाउच के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंटी कोगुलेटिंग एजेंट्स हम लोग कह सकते हैं, उसमें कलेक्ट किया जाता है। जब ब्लड पाउच में कलेक्ट हो जाता है तो इस पाउच को हम लोग वेयर हाउस में, जो ब्लड बैंक जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ब्लड बैंक के वेयर हाउसेज में रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। उसका कारण यह है, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम होता है और कम तापमान पर जो बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब कि ये ब्लड को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते। तो वहां, और इसके अलावा जो ब्लड में सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। भाई मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपके ब्लड में जो भी जरूरी चीजें हैं आपके सेल्स उन्हें कंज्यूम कर जाएंगे। तो
वो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है कम तापमान पर। अब जब ये ब्लड आपके वेयर हाउस में कलेक्ट कर लिया गया है तो इस ब्लड पर बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बहुत सी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स, ये सब जो है उस ब्लड में है या नहीं, नहीं है तो ये डोनेट करने के लिए ब्लड जो है रेडी है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है इसका डोनेट करने का। और जो डोनर था, ब्लड डोनेट करने के बाद उसे कुछ समय तक डॉक्टर के इंस्पेक्शन में सुपरविजन में रखा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से ब्लड डोनेट करने के बाद में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, नॉर्मली नहीं आती, नॉर्मली कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डोनर को बिल्कुल कोई कमजोरी महसूस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो डोनेशन के 2 से 3 दिन के बाद में पूरा बन जाता है, जितना आपने डोनेट किया है। दूसरा, जो RBC है तुम डोनेट नहीं करते तो वो वैसे ही मर जाते हैं। और ये डोनेट करने के बाद में ये जो RBC है ये 36 डेज, मैक्सिमम 36 डेज में फिर से बन जाता है एक अडल्ट के अंदर, है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी चीज है। और डोनेशन जो है उससे बहुत से रिक्वायर्ड पर्सन्स की जो नीड है उसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, जान बचाई जा सकती है। फिर ये तो चलो हमने सीखा कि भैया कैसे डोनर जो है उसे ब्लड लिया जाता है, क्या क्या चीजें की जाती हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन की। अब जब हमने ब्लड को कलेक्ट कर लिया है पाउच में, अब क्या होगा। अब जो पेशेंट है सबसे पहले उसका ब्लड और जो डोनर जो ब्लड कलेक्ट किया था उन दोनों ब्लड को मैच किया जाएगा। मैच का मतलब है एंटीजन AB ये मैच किए जाएंगे, और RH फैक्टर कि भैया A तो ठीक है पर A पॉजिटिव है कि A नेगेटिव है, ये सारी चीजें जो है वो मैच की जाएंगी। उसके बाद में ब्लड जो है वो दिया जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लगभग 30 मिनट पहले ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर से ब्लड जो है उसको मंगवाया जाता है। और ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कैन्युला की हेल्प से ही होता है, और ये 1 to 4 आवर्स 1 से 4 घंटे भी इसमें लग सकते हैं। ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है कि कैन्युला की स्पीड क्या है, या फिर जिस पेशेंट को ब्लड दिया जा रहा है उस पेशेंट का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसकी हार्ट की जो पंपिंग रेट है वो कैसी है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ट्रांसफ्यूजन के बाद जो रिसीवर है उसमें कुछ परेशानियां उसको आ सकती हैं, जैसे कि उसको बुखार आ सकता है, सर्दी लग सकती है, दर्द हो सकता है उसको, है ना, या उसकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है। नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं कि 72 टाइम्स पर मिनट जो हार्ट बीट करता है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे उसका हो सकता है। तो इस वजह से डॉक्टर जो है उस रिसीवर को कुछ दवाइयां इस तरीके की देता है कि ऐसी छोटी मोटी परेशानियां उसे झेलनी ना पड़े। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चों 2 टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर में बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन के फॉर्म में। एक होता है एलोजेनिक और एक होता है ऑटोजेनिक। एलोजेनिक में एक एक पर्सन का ब्लड किसी और पर्सन को डोनेट किया जाता है। जैसे कि मान लो मैंने आज ब्लड डोनेट किया और ब्लड बैंक में वो ब्लड गया, उसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई, और 4-5 दिन बाद में किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका और मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर गया, तो मेरा ब्लड जो था वो उसको दे दिया गया, है ना। इसको तो हम लोग बोलते हैं एलोजेनिक। एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन विच ब्लड इज इन्फ्यूज्ड टू सम बॉडी टेकन फ्रॉम सम अनदर डोनर, है ना। दूसरा है तुम्हारा ऑटोजेनिक। इसमें जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है उसी पर्सन को उसका ब्लड दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, अब ये ब्लड जो है 6 महीने तक जीत दिया जा सकता है किसी को भी। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है ना, तो मैंने सोचा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप इतना रेयर है, खुदा ना खास्ता कल को मुझे ब्लड की जरूरत पड़ जाए और जयपुर शहर में ये ब्लड ग्रुप मिले ही ना तो समस्या हो जाएगी मेरे लिए। तो जैसा मुझे पता है कि कुछ ही समय में मेरा ब्लड फिर से बन जाएगा, तो मैं क्यों ना अपना ब्लड डोनेट करूं, उस ब्लड को प्रिजर्व करवा दूं, रजिस्टर करवा दूं,
कि भाई आने वाले 3 4 5 महीने में अगर इस ब्लड की जरूरत मुझे पड़ती है तो ये ब्लड मुझे ही दिया जाए, किसी और को नहीं, या किसी और को ये ब्लड डोनेट करने से पहले मुझसे परमिशन ली जाए। तो सोचो, इस तरीके से मैंने अपना ब्लड डोनेट करके स्टोर करवा दिया और कल को मुझे जरूरत पड़ती है तो ये ही ब्लड मुझे दे दिया जाएगा। तो मतलब भले मेरा ब्लड ग्रुप रेयर हो, पर मुझे कोई ऐसी परेशानी झेलने को नहीं मिलेगी कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा या ब्लड नहीं मिल रहा, डोनर नहीं मिल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दो तरीके का आपका हो गया, एलोजेनिक, और दूसरा हो गया आपका ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम लोग बात करें प्रिकॉशंस की जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ली जानी चाहिए, वो ये कि डोनर और पेशेंट जो है उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो जाना चाहिए। किसी तरीके का पैथोजन तो ब्लड में नहीं है, इसकी टेस्टिंग प्रॉपरली हो जानी चाहिए। आरएच फैक्टर जो है वो मैच हो जाना चाहिए। और जो वेयर हाउस से ब्लड लाया जा रहा है वो 30 मिनट्स के अंदर ही लाया जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ब्लड जो है उसका प्रॉपरली कलेक्शन होना चाहिए स्टेरलाइज्ड एंटीकोगुलेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में किसी भी पाउच में, और किसी डॉक्टर या मेडिकेटेड पर्सन या मेडिसिनल एक्सपर्ट की प्रेजेंस में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो होना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि एचआईवी हो आपका, या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना, तो ऐसी बीमारियां जो है उसका पैथोजन तो कहीं ब्लड में नहीं है, इन सब की टेस्टिंग पहले ही हो जानी चाहिए। तो बच्चों ये जो हेडिंग है नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, ये हम लोगों ने डिस्कस आज सबसे पहले हमने ये इसे ही डिस्कस किया है। तो हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारे शरीर जो है उसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जो भी प्रोसेस है वो किया जाता है। अलग अलग रिलीजन्स में ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। पर मतलब कहने का मतलब ये हमारी बॉडी या हमारी ऑर्गन जो है वो वेस्ट हो गई पूरी तरीके से, क्योंकि हम सिर्फ जब तक जिंदा हैं तब तक दूसरों के काम नहीं आ सकते, मरने के बाद भी हम लोग दूसरों के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी में इतने ऑर्गन्स होते हैं कि उन्हें अगर वो एक एक अलग अलग ऑर्गन्स को डोनेट करे तो वो 50 लोगों को अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है दुनिया भर के। एक इंसान मतलब अपने 50 ऑर्गन्स डोनेट करके 50 अलग अलग लोगों की मदद कर सकता है, उनकी जान जो है उसे बचा सकता है। तो सोचिए अगर ऐसा होता, बॉडी को जलाने दफनाने की जगह ये ऑर्गन्स डोनेट किए जाते तो कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि हर साल कितने ही लोग मरते हैं, है ना। पर अभी आप लोग आगे देखिएगा, आप लोगों को काफी ज्यादा ताज्जुब होगा कि जो रेशियो है डोनर्स का वो कितना बहुत कम है इंडिया में। चलिए बात करते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन जैसे आप ब्लड डोनेशन था बिल्कुल वैसे ही मरने के बाद में कोई भी इंसान जो है वो पहले अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देता है, मतलब कि बता देता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा ऑर्गन जो है इस बंदे को डोनेट कर दिया जाएगा। कहते हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, एयर, वाटर, सॉइल, फायर एंड स्काई। और मरने के बाद हम लोग इन्हीं एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिनसे बने थे उसी में फिर से हम लोग मिल जाते हैं। पर इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब कोई जानवर मरता है तो उसकी बॉडी ह्यूमंस के बहुत काम आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से जानवरों से हम लोग बहुत सी दवाइयां बनाते हैं, या इनकी स्किन जो है उसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है, या हाथी के दांत जो होते हैं वो हो गए। तो ऐसे करके जो किसी एनिमल की बॉडी है वो ह्यूमन बींग्स के बहुत काम आती है। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी काम आने चाहिए, पर आते नहीं है मरने के बाद में। चाहे आईज हो, किडनी हो,
लिवर हो, हार्ट हो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं चैरिटी पर्पस के लिए, है ना, दूसरों की भलाई के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि एंशियंट टाइम में हमारे पूर्वजों में, हमारे ग्रंथों में आपने नाम सुना होगा ऋषि दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियां इंद्र को दान कर दी थी वज्र बनाने के लिए। तो तब से चला आ रहा है, तब से चली आ रही हैं चीजें, पर फिर भी हम लोग इसे नेगलेक्ट करते आए हैं। हर साल इंडिया जैसी कंट्री में लगभग 2 लाख जो हैं किडनीज, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, पर सिर्फ 7 to 8 thousand किडनीज जो हैं वो ही अवेलेबल हैं। इसी तरीके से लगभग 50,000, 50,000 लोग हर साल जो हैं उन्हें हार्ट चाहिए होता है ट्रांसप्लांट के लिए, पर अवेलेबल सिर्फ 10 to 15, 10 से 15 ही हो पाते हैं। ऐसे ही 50,000 लिवर्स चाहिए होते हैं, जबकि सिर्फ 700 लिवर्स जो हैं वो मिल पाते हैं। तो बहुत लोगों की जान सिर्फ इस वजह से जाती है क्योंकि उन्हें कोई डोनर जो है वो मिल नहीं पाता। जैसे ऑर्गन डोनेशन की मैंने बात की, ऐसे बॉडी डोनेशन भी की जाती है। इंसान मरने के बाद अपने पूरे शरीर को, ना सिर्फ ऑर्गन्स को, अपने पूरे शरीर को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। क्योंकि उसके मरने के बाद एक तो उसके ऑर्गन्स, जैसा मैंने बताया भाई, 50 लोगों, जरूरती जो लोग हैं उनकी मदद की जा सकती है, उन्हें डोनेट करके उनकी जान बचाई जा सकती है। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसे इंसान का भी किया जा सकता है जिसका ब्रेन डेड हो गया हो, जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा हो। और ब्रेन काम नहीं कर रहा तो इस केस में वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ब्रेन डेड जिसका हो गया है, अगर उसने बॉडी डोनेट कर रखी है तो उसके जो गार्जियंस हैं उनकी परमिशन लेकर के उस इंसान के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें डोनेट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी जो है डोनेट की जा सकती हैं। तो पहला फायदा तो भैया ये हो गया बॉडी डोनेशन का कि आपके ऑर्गन जो है वो डोनेट कर दिए जाएंगे, है ना। दूसरा फायदा ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो हमारे फ्यूचर में जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उनको भी तो प्रैक्टिस के लिए, भाई सीधा आप पर थोड़ी ना वो ऑपरेशन करेंगे। जब पहली बार आपको ही थोड़ी ना खोल करके देंगे कहाँ किडनी है कहाँ क्या है। तो उनके प्रैक्टिकल्स के लिए भी एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है वो चाहिए होती है। तो ये बॉडी मेडिकल कॉलेजेस को मिलती है जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो सीखते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी इंसान के मरने के 6 से 8 घंटे के दौरान उसकी आईज जो है वो डोनेट की जा सकती है ना। और थोड़ा डोनेशन का पेपर वर्क काफी होता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इस वजह से अगर कोई पर्सन मरने वाला ही होता है तो फिर डॉक्टर्स वगैरह जो है उसके गार्जियंस को कहते हैं कि आप लोग जो है जो जो भी जिस भी कंपनी को आपने डोनेट कर रखी है या जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उन्हें आप कांटेक्ट कर लीजिए, और वो ताकि टाइमली जो है उसके कॉर्निया को, आईज को, बाकी ऑर्गन्स को निकाल सकें। तो इस तरीके से ब्लड जो है, ब्लड, ऑर्गन और बॉडी डोनेट की जा सकती है। हमारे इंडिया में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 0.8% है, मतलब एक पूरा बंदा भी नहीं है डोनर। 10 लाख अगर चाहते हैं उन्हें ऑर्गन मिले तो देने वाला एक अकेला पूरा बंदा भी नहीं है, एक अकेला इंसान भी नहीं है जो क्या कर सके, अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सके। ये इतना कम रेशियो है। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये रेशियो 10 to 30। बेटा विवेक, तुम्हारी ये हर बार की परेशानी है, बस तुम्हारे साथ ही होती है कि तुम्हें आवाज अटक अटक के आती है।
तो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में ये वैल्यू 10 to 30 तक है, जो कि काफी ज्यादा, अगर हम लोग देखें हमारे मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट 13 अगस्त को सेलिब्रेट करती है एज ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, चैप्टर की लास्ट छोटी सी हेडिंग है कि कौन अपने ऑर्गन या बॉडी को डोनेट कर सकता है। कोई भी जो 18 प्लस हो, जो 18 प्लस हो, अगर किसी ने डोनेट नहीं की है और वो इस हालत में नहीं है कि वो खुद डोनेट कर सके, तो उसके गार्जियंस जो होते हैं उनको यहाँ पावर होता है कि वो चाहें तो अपने बच्चों के ऑर्गन्स या बॉडी जो है उन्हें डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 18 प्लस नहीं है, टीनेजर्स हैं, छोटे हैं, उनके ऑर्गन्स को डोनेट सिर्फ और सिर्फ उनके गार्जियंस की परमिशन के साथ ही किया जा सकता है। और वहां भी एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए जो इस चीज में हामी भरे, मंजूरी दें कि हाँ भाई, इस बच्चे के गार्जियंस ने अपने बच्चे के ऑर्गन्स को डोनेट करने का फैसला खुद किया है बिना किसी प्रेशर के। और ये पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस होता है। हालांकि इन ऑर्गन्स की जो स्मगलिंग है वो हमारे जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है ऑर्गन्स की, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में होती है स्मगलिंग। लोग बागों से बहुत मोटा, बहुत सारा पैसा लिया जाता है ऑर्गन्स अवेलेबल करवाने के लिए, इलीगली, इलीगली, है ना। तो लीगल प्रोसीजर जो है उसे ही फॉलो करना चाहिए। पर लीगल प्रोसीजर में लोग बाग जो है पैसा नहीं कमाते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते, तो फिर सोचते हैं कि भाई 2 किडनीज हैं, एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं, तो वो एक किडनी डोनेट कर देते हैं पैसों के खातिर। ये हमारे इंडिया जैसे देश में बहुत कॉमन चीज है। तो बच्चों, यहाँ अपना ये चैप्टर जो है, ये आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। पता नहीं सिलेबस आपका जब आएगा तब कौन कौन से चैप्टर कम होंगे या ज्यादा, जो कौन कौन से टॉपिक्स हटेंगे ये पता नहीं। पर अभी तक हम लोग जो हैं 11 चैप्टर्स, हमारे सिलेबस के 11 चैप्टर्स जो हैं वो कर चुके हैं। सारे के सारे लेंथी चैप्टर्स जो हैं वो हम लोग बच्चों कवर कर चुके हैं। बाकी ये सारे और जो अब चैप्टर्स बचे हैं, ये सारे चैप्टर्स एक्चुअल में साइंस के चैप्टर्स नहीं है। अगर आप लोग देखें, ये सभी एक्चुअल में एसएसटी के चैप्टर हैं, जैसे मेन नेचुरल रिसोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यूनिवर्स, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, है ना। तो ज्यादा हमें इसमें समय लगेगा नहीं, सिलेबस हमारे हाथ में ही है। और वैसे भी सिलेबस तो अब कम होना ही है। और आई थिंक शायद इन्हीं चैप्टर्स में से जो एसएसटी के चैप्टर्स डाल दिए थे साइंस में, आई थिंक इनमें से ही कम होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी बात आपसे करेंगे। चलिए, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।